हेलो स्टूडेंट, सुप्रभात। टैगोर चिल्ड्रन एकेडमी सूरजगढ़ की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। जैसे कि अपना कारक प्रकरण चल रहा था, उस कारक प्रकरण में हमने 5 कारक और उनके साथ 5 विभक्तियों का प्रयोग कर चुके हैं और उनका अध्ययन भी कर लिया है। आज हम अगली जो विभक्ति है उसका अध्ययन करेंगे और वो विभक्ति है आपकी कौन सी? षष्ठी विभक्ति, जो संबंध के साथ होती है, यानी कारक नहीं कहेंगे, केवल षष्ठी विभक्ति। तो आज उस षष्ठी विभक्ति के बारे में अध्ययन करते हैं। देखो, जैसे अपनी जो विभक्ति है षष्ठी विभक्ति, कौन सी विभक्ति है? षष्ठी विभक्ति। इसमें अपन कह सकते हैं संबंध कारक। कारक है नहीं, लेकिन अपन कह देते हैं कि संबंध कारक। तो यहां ये आपकी जो है वो षष्ठी विभक्ति है और किसमें प्रयोग की जाएगी? संबंध के साथ। जहां संबंध होगा वहां पे इसका हम प्रयोग करेंगे। देखो, इसका एक सूत्र है षष्ठी से। कौन सा सूत्र है? षष्ठी से। देखिए, ये षष्ठी से क्या कहता है कि संबंध के साथ षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। क्या कह रहा है ये कि षष्ठी से। षष्ठी से में क्या कह रहा है कि संबंध जब होगा ना, जब भी संबंध होगा तो संबंध के साथ षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। ये षष्ठी से क्या है? षष्ठी विभक्ति विधायक सूत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? षष्ठी विभक्ति विधायक सूत्र। उदाहरण हम देखते हैं इसमें। देखो, जैसे आ गया कि राम है मोहनस्य पुत्र है अस्ति। ये इसका एग्जाम्पल है। कह रहा है कि राम मोहन का पुत्र है। ठीक है। अब ये जो मोहनस्य है ये रेखांकित पद होगा एग्जाम में, परीक्षा में। इसके बारे में आपको बताना पड़ेगा। अब यहां पर राम और मोहन के मध्य क्या है? संबंध है। किसके मध्य संबंध है? राम और मोहन के मध्य संबंध है, बीच में संबंध है। पुत्र और अस्थि का यहां कोई संबंध नहीं है। इस क्रिया का इनके साथ कोई संबंध नहीं है, केवल राम और मोहन का। इसलिए यहां पर विभक्ति जो है संबंध होने के कारण षष्ठी आई, तो अपने को लिखना है विभक्ति। विभक्ति में अपन लिखेंगे षष्ठी और कारणम। कारणम में क्या लिखोगे? संबंध योगी। संबंध योग में। तो षष्ठी विभक्ति और कारण क्या हो जाएगा? संबंध के योग में। संबंध के कारण यहां पर किसका प्रयोग हुआ? षष्ठी विभक्ति का। दूसरा, जैसे अपन एक एग्जाम्पल उदाहरण और लेते हैं। जैसे आ गया रमेश है संस्कृतस्य पुस्तकम पठति। कह रहा देखो कि रमेश संस्कृत की पुस्तक पढ़ता है। किसकी पुस्तक पढ़ता है? संस्कृत की। तो रमेश और संस्कृत के मध्य जो है वो संबंध है। तो यहां रेखांकित पद कौन सा आपका? संस्कृतस्य।
तो इसके अंदर फिर आपको संबंध के कारण विभक्ति बतानी है। कौन सी? षष्ठी। और कारणम क्या लिखोगे? संबंध योग्य। ये जो है इसका कारण है वो बनेगा। इस प्रकार से ये पहला नियम षष्ठी से आपका बनता है। जहां संबंध होगा वहां षष्ठी विभक्ति होगी। जैसे अपना दूसरा जो सूत्र है वो है यतस्य निर्धारणम। ठीक है, जो निर्धारित करता है वहां हमेशा सप्तमी और षष्ठी दो विभक्तियां प्रयोग होगा इसमें, इस सूत्र के आधार पे। यानी ये क्या करेगा? निर्धारित करेगा, एक विशेषता प्रकट करेगा, और वहां हमेशा षष्ठी सप्तमी होगी। जैसे कह रहा है कि देखो कि जब बहुत में से किसी एक की जाति, गुण, क्रिया के द्वारा विशेषता प्रकट की जाती है, तब विशेषण शब्दों के साथ स्थन अथवा तमप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है, और जिससे विशेषता प्रकट होती है, उसमें षष्ठी व सप्तमी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कह रहा है कि जब बहुत में से किसी एक की जाति, गुण, क्रिया के द्वारा विशेषता प्रकट की जाती है। ठीक है ना, जहां विशेषता प्रकट करेगा वहां हमेशा दो प्रत्यय, एक स्थन और एक तमप प्रत्यय, इनका प्रयोग होगा। और जैसे इनका प्रयोग होगा तो उस विशेषता वाला जो प्रकट कर रहा है ना, वो विशेषता वाला शब्द है, उसके अंदर सप्तमी और षष्ठी विभक्ति का क्या हो जाता है? प्रयोग हो जाता है। जैसे उदाहरण हम देखते हैं, देखो उदाहरण, कवि नाम या कविसु
कालिदास श्रेष्ठ अस्ति। ये अपना एक उदाहरण है। क्या कह रहा है देखो कि कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है। ये जो श्रेष्ठ है इसके अंदर स्थन प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। किसका प्रयोग हुआ है? स्थन प्रत्यय का। और ये जो है ये विशेषता है। ये क्या है? विशेषता किसकी? कालिदास की। और इसको प्रकट कौन करता है? कवि। कवि जो है ना वो इसको प्रकट कर रहे हैं। ठीक है ना? किसको? इस श्रेष्ठता जो विशेषण है, विशेषता है इसको। तो इसके अंदर हमेशा तमप प्रत्यय का प्रयोग हुआ। अब कविना, जैसे रेखांकित पद मान लो कविना आ गया, तो इसमें अपने को विभक्ति लिखनी है। विभक्ति षष्ठी और कारणम क्या लिखोगे? निर्धारण ने योगे। ये अपन कारण लिखेंगे, निर्धारणे योगे। ठीक है ना? बहुत में से एक को जब अपन निर्धारित करते हैं, अब देखो बहुत सारे कवियों में से हमने किसको निर्धारित किया? कालिदास को। तो निर्धारणे योगे ये इसका कारण बनेगा। अगर मान लो इस कवि नाम की जगह ये आ जाए, इसके अंडरलाइन आ जाए कविसु, तो इस षष्ठी की जगह अपने को विभक्ति कौन सी लिखनी है? सप्तमी। कौन सी व्यक्ति लिखोगे? सप्तमी। कारण आपका ये रहेगा, निर्धारण योगी। दूसरा जैसे अपन एक उदाहरण और लेते हैं इसमें, छात्राणाम या छात्रेषु रमेशः पट्टुतमः अस्ति। यह आपका एग्जाम्पल कह रहा है। देखो कि बहुत छात्र हैं, उनमें से रमेश क्या है? चतुर है। तो छात्रों में रमेश पट्टुतम अस्ति यानी चतुर है। तो ये विशेषता है। यहां देखो तम प्रत्यय जुड़ा हुआ है। ठीक है? रमेश। अब यहां मान लो रेखांकित पद या तो छात्राणाम क्या आएगा या किसके आएगा? छात्रेषु। तो जैसे मान लो छात्राणाम क्या है तो आपको विभक्ति लगानी है। छात्राणाम क्या है तो कौन सी विभक्ति लगा दोगे? षष्ठी। कारणम पूछेगा, यहां आप कारण या तो निर्धारण योग्य लिखोगे या क्या लिखोगे? तमप प्रत्यय योग्य। अगर मान लो छात्रेषु में षष्ठी की जगह इसमें आता है छात्रेषु में, तो यहां षष्ठी की जगह विभक्ति कौन सी लग जाएगी? सप्तमी। और कारण आपका ये रहेगा तम प्रत्यय योग्य या तम प्रत्यय योग्य या निर्धारणे योग्य। तो इस प्रकार से आपका दूसरा नियम चलता है। इसके बाद इसके अलावा जो कुछ निम्नलिखित शब्द होते हैं उनके साथ हमेशा जो है वो षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होगा। कौन से शब्द होते हैं? देखो नंबर 3 अधः, ऊपरी, पुरः, समक्षम, समीपम, कृते, मध्ये, अंतः। शब्दों के योग में षष्ठी विभक्ति
का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? षष्ठी योग में। किस किसके योग में? अधय यानी ऊपरी, पूर्व, समक्षम, समीपम, कृत्य, मध्य, अंत। ये जो शब्द होते हैं, ये शब्द अगर किसी वाक्य के अंदर हैं तो वहां हमेशा जो है वो षष्ठी विभक्ति का क्या होगा? प्रयोग होगा। अब देखो इनके अर्थ क्या होता है। नंबर 1 आपका अधय। अधय इसका मतलब होता है नीचे। नंबर 2 क्या है आपका? ऊपरी। ऊपरी यानी ऊपर। 3 पूर्व। पूरे है यानी सामने। समक्षम। समक्षम भी सामने। समीपम। पास में। ठीक है ना? या समीप। समीप कर दो, पास या समीप। कृत्य। कृत्य यानी लिए। फिर आपका मध्य। मध्य यानी बीच में। और फिर आपका अंत। अंत यानी अंदर। ये इनका अर्थ होता है। अध्य नीचे, पूर्व सामने, समीपम समीप या निकट या पास, ऊपरी यानी ऊपर, समक्षम सामने, कृत यानी के लिए होता है वैसे लिए, मध्य यानी बीच में, अंत यानी अंदर। इन पदों के योग में हमेशा जो है उस सब षष्ठी विभक्ति का जो है वो प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? जैसे उदाहरण हम करते हैं। नंबर 1 कह रहा देखो, वृक्षस्य अधः बालकः सेते। क्या कह रहा है देखो कि वृक्ष के नीचे बालक सोता है। अब यहां पे ये अधा आ गया ना, इस अधे के कारण देखो अधे से पहले वृक्ष है, इसके अंदर षष्ठी विभक्ति है, तो ये रेखांकित पद होगा। इसमें आपको बतानी है विभक्ति। तो विभक्ति कौन सी बताओगे आप? षष्ठी। और कारणम। कारण में क्या लिखोगे? अध्ययोगे। ये इस प्रकार से इसका जो है वो उत्तर आपको देना है। विभक्ति षष्ठी, कारण, अध्यय, योगी। दूसरा जैसे अपना ऊपरी कह रहा देखो, भवनस्य ऊपरी खगाः सन्ति। तो यहां जो भवनस्य है ये रेखांकित है। कह रहा भवन के ऊपर पक्षी हैं। ठीक है, भवन के ऊपर पक्षी है। तो भवनस्य में यहां आपको विभक्ति बतानी है, कौन सी हो जाएगी? षष्ठी। और कारणम क्या लिखोगे? ऊपरी योगे। ऊपरी योगे। तीसरा जैसे अपना एग्जाम्पल है, विद्यालय से पूरा है
मंदिरम अस्ति। कह रहा देखो कि विद्यालय के पूर्व यानी सामने क्या है, मंदिर है। ठीक है, तो विद्यालय से पूरा है मंदिर अस्ति, विद्यालय के सामने क्या है, मंदिर है। तो यहां आपका जो विद्यालय है इसके अंदर विभक्ति है कौन सी, षष्ठी। तो विभक्ति षष्ठी, कारणम पूरा है योगी। कारण क्या हो जाएगा, पूरा है योगी। उसके बाद चौथा अपना एग्जाम्पल है, देखो नगरस्य समीपम ग्रामः अस्ति। ठीक है, कह रहा देखो कि नगर के समीप क्या है, गांव है। तो यहां नगर से समीपम के कारण इसके अंदर विभक्ति कौन सी हो गई आपकी, षष्ठी। और कारणम लिखेंगे, क्या लिखोगे, समीपम योगी, समीपम योगी। नेक्स्ट अपना देखो उदाहरण है, अध्यापकस्य समक्षम शिष्य अस्ति। क्या है देखो, पद के समीप, किसके समीप, अध्यापक के समीप क्या है, शिष्य है। ठीक है ना, तो अध्यापक से समक्षम यानी समीप शिष्य है, पास में क्या है, शिष्य। तो अध्यापक से में फिर आपको बतानी है विभक्ति कौन सी लिखोगे, षष्ठी। कारणम ये लिखोगे, समक्षम योगी। इसके कारण, समक्ष के कारण जो है षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। उसी प्रकार अपना जो अगला उदाहरण है छठा, वो है देखो पशूनाम मध्ये गवालः अस्ति। ये इसका रेखांकित पद है। क्या कह रहा है देखो कि पशुओं के मध्य यानी बीच में गवाल है, पशु चराने वाला गवाल, तो गवाल है। तो यहां फिर आपको विभक्ति बतानी है, रेखांकित पद पशु नाम है ना, तो लिखोगे विभक्ति षष्ठी। कारणम क्या लिखोगे, मध्य योगी। मध्य योगी। अगला कह रहा देखो बालकस्य कृते दुग्धम आनय। ठीक है ना, तो बालक के लिए दूध लाओ। तो यहां बालकस्य में विभक्ति कौन सी आ गई आपकी, षष्ठी। और कारणम क्या लिखोगे, कृत्य योगी। कृत्य योगी। और नेक्स्ट अपना उदाहरण है, जैसे देखो गृहस्य अंतः
माता विद्यते। क्या कह रहा देखो कि घर के अंदर माता है। किसके अंदर? घर के अंदर कौन है? माता है। तो यहां गृहस्य, इसके अंदर विभक्ति है कौन सी? षष्ठी। और कारणम अपने को क्या लिखना है यहां पे? अंतःयोगी। अंतःयोगी, ये इसका जो अपना कारण हुआ। तो इस प्रकार इन शब्दों के साथ हमेशा षष्ठी विभक्ति का जो है वो प्रयोग किया जाता है। इसके बाद इसका एक अंतिम सूत्र है, देखिए, तुल्यवाची। शब्दों के साथ तृतीया अथवा षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। किसके साथ? तुल्यवाची जो शब्द होते हैं ना, तुल्य यानी समानता जहां करते हैं, तो तुल्यवाची शब्दों के साथ तृतीया या इसका षष्ठी विभक्ति का जो है वो प्रयोग होता है। समानता जहां की जाती है, तुलना। जैसे कह रहा देखो, अपना उदाहरण है, रमेश है महेशस्य, महेशेन वा तुल्ये अस्ति। ये आपका उदाहरण है। क्या कह रहा है देखो कि रमेश महेश के समान है, या रमेश महेश के समान है। तो अगर मान लो महेशस्य आता है, इसके रेखांकित पद आएगा, तो आपको विभक्ति बतानी है षष्ठी। और कारणम तुल्यवाची शब्द योगी, शब्द योगी, ये आपको बताना। अगर मान लो इस महेशस्य की जगह आता है महेशेन, ये रेखांकित पद इसमें आता है, तो फिर इस षष्ठी की जगह विभक्ति कौन सी लिखनी है आपको? तृतीया। कारण तुल्यवाची शब्द योगी, यही इसमें रहेगा। इस प्रकार से ये आपकी जो षष्ठी विभक्ति है, संबंध या ये जो आपको जैसे पद बताए, इनके तुल्यवाची शब्द तमप और ष्ठन प्रत्यय के योग में जो है उसका प्रयोग किया